हम लोग ये प्रगतिवादी का देखेंगे। कम से कम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना उन लोग को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये कम से कम 150 ये क्वेश्चन का प्रेटी सेट आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मात्र इसको कम से कम 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन है, इसको मात्र हम लोग आधे घंटे में करने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1514 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, तो ये टिमराणी होशंगाबाद, तो टिमराणी होशंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का क्या नाम हो जाएगा, पंडित सीताराम। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का नाम पंडित सीताराम हो जाएगा। उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र की माता का क्या नाम हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की माता का नाम ये गौतमी देवी है ना। भवानी प्रसाद मिश्र की माता का नाम ये गौतमी देवी है। भवानी प्रसाद मिश्र की पत्नी का क्या नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र की पत्नी का नाम ये सरला देवी है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि ये भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र का निधन ये 1985 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य के किस नाम से जाना जाता है, तो भवानी भाई और माना के नाम से। माने कि भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदी साहित्य में देखिए यहाँ कह रहे हैं ना कि भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो भवानी भाई और माना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी पहली कविता लगभग किस वय के अंतर्गत लिखी थी, तो 8 वर्ष में। पहली कविता कितने वर्ष में लिखी थी, तो वो 10 वर्ष के आयु में लिखी थी। उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी पहली कविता किस वर्ष किस विषय पर लिखी थी, तो वो किस विषय पर लिखी थी, तो घोड़े पर लिखी थी पहली कविता है ना, 10 वर्ष की आयु पर लिखी थी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को किसका बेटा कहा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, ठीक है ना। उसके बाद से गीत फरोश किसकी रचना है, तो गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि गीत फरोश, यहाँ पर देखेंगे हम लोग गीत फरोश का प्रकाशन कब हुआ था, तो गीत फरोश का प्रकाशन 1953 में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि सतपुड़ा के जंगल ये के कवि प्रसिद्ध हैं, तो भवानी प्रसाद सतपुड़ा के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। चकित है दुख का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो चकित है दुख का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि अंधेरी कविता किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद। अंधेरी कविताएं किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। अंधेरी कविता का प्रकाशन कब हुआ था, तो अंधेरी कविता भवानी प्रसाद का 1968 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। बुनी हुई रस्सी किसकी कविता है, तो बुनी हुई ये किसके काव्य है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का। उसके बाद से बुनी हुई रस्सी का प्रकाशन 1971 में हुआ था, बुनी हुई रस्सी का प्रकाशन। उसके बाद त्रिकाल संधिया किसकी रचना है, त्रिकाल संधिया ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। उसके बाद से कह रहा है कि त्रिकाल संधिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, त्रिकाल संधिया का प्रकाशन 1978 में हुआ था। और निम्न से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन है ना, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है तो अनाम तुम आते हो, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि नीली रेखा तक किसकी रचना है, नीली रेखा तक ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और नीली रेखा का प्रकाशन कब हुआ था, 1984 में हुआ था। नीली रेखा का प्रकाशन कब हुआ था, 1984 में। और यहाँ पर कह रहा है कि वे मेरे कोहरे किस प्रकार का संकलन है, तो वे मेरे कोहरे किस प्रकार का संकलन है, तो ये हो जाएगा प्रेम कविताओं का संकलन है। तुम की आग किसकी रचना है, तुम की आग किसकी रचना है, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। तुम की आग किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तुम की आग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो मृत्यु उपरांत किया गया। तुम की आग किस वर्ष किया गया, तो मृत्यु उपरांत किया गया। कह रहा है कि बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये भवानी प्रसाद, ठीक है ना। यह धरा इधर कह रहा है ना, यहाँ पर किधर गया यार, हाँ कह रहा है कि
वे मेरे कोहरे किस प्रकार का संकलन है? तो वे मेरे कोहरे ये प्रेम कविता का संकलन है। और तुम की आग किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है तुम की आग। और तुम की आग का प्रकाशन कि किस रूप में उल्लेखित है? तो उनके मृत्यु उपरांत, ये मृत्यु उपरांत तुम की आग भवानी प्रसाद की है और मृत्यु उपरांत है। उसके बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा पुरस्कार दिया गया? बुनी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद की है और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बुनी हुई रस्सी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा सम्मान दिया? मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहाँ पर का शिखर सम्मान दिया था मध्य प्रदेश। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बुनी हुई जो रस्सी है ना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और ठीक, और उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि क्यों कहा जाता है? उनकी कविता में कठिन संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। सहजता, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट है। सहज है, स्वाभाविक है, बोलचाल के निकट है। उदय कह रहे हैं ना कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस नाम से संबोधित किया? तो उदय कह रहे हैं ना कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस नाम से संबोधित किया? कविता के गांधी के नाम से। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस नाम से संबोधित किया? तो कविता का गांधी से। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की भाषा को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? सहजता और बोलचाल के लिए जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य व्यक्तित्व पर किस विचारधारा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है? तो ये गांधी जी के विचारधारा का प्रभाव दिखा। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य दृष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? वे कह रहे कि उनकी कविता कह रहा है ना कि उनकी कविता में जीवन और कह रहा है कि समाज और गांधी मूल्य, कह रहा है कि उनकी कविता में जीवन और समाज गांधी मूल्य सहज रूप से व्यक्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद से उनके कविता में, किसी कविता में? भवानी प्रसाद की कविता में, उनकी कविता में जीवन, समाज और गांधीवाद मूल्य सहज रूप से अभिव्यक्त होता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित से कौन सा संपादन किया? तो कल्पना और गांधी वाक्य दोनों का संपादन किया, ठीक है ना। और कह रहे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37, कल्पना के संपादक किस साहित्यकार का नाम से संबंधित है? भवानी प्रसाद। कल्पना के संपादक किसने किया था? भवानी प्रसाद मिश्र ने। उसके बाद से निम्न में से कौन सा उद्गम सुमेलित है? तो गीत फरोश को जानते हो? गीत फरोश, ये गीत फरोश 1953 में ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अंधेरी कविता 1968 में भवानी प्रसाद मिश्र का रचना है। और बुनी हुई रस्सी 1971 में आया था, ठीक है ना। ये नीली रेखा 1978 में नहीं आया था, ठीक है, इसको बात याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही एक कालक्रम बताना है। तो गीत फरोश हम लोग जानते हैं, गीत फरोश 1953 में आया। और अंधेरी कब आया? 1968 में आया। अब बुनी हुई 1971 में आया, ठीक है ना। त्रिकाल। उसके बाद से ऑप्शन नंबर क्रम से ही है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा? ये काल क्रम में सोचा 1953 हो जाएगा। ये ये हो जाएगा 1968 हो जाएगा दूसरा का नंबर वाला। तीसरा का नंबर 1971 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पर आप देखने हैं, कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। बात सही है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। उदय प्रकाश ने उन्हें कविता का गांधीवाद उदय प्रकाश ने उन्हें कविता का गांधी कहा है। उदय प्रकाश ने उन्हें क्या कहा है? कविता का गांधी कहा है। उसके बाद से कह रहा है कि उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद ने स्वयं गांधी का बेटा कहा है। और उदय प्रकाश ने उन्हें कविता का गांधी कहा है। उदय प्रकाश ने क्या कहा है? कविता का गांधी। उन्हें स्वयं ने गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है।
उसके बाद से 40 41 हो जाएगा। उस 41 नंबर कह रहा है कि भवानी कौन सी विशेषता भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य से संबंधित नहीं है। तो कह रहा है कि सहजता का कवि कहा जाता है इनको, ये बात सही है। गांधीवादी चेतना संबंधित है, बोलचाल की अभिव्यक्ति है। और ये कह रहा है कि अत्यधिक दुरूह एवं कृत्रिमिक भाषा है, ये उनसे संबंधित नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र के साहित्यिक व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रयुक्त रूप से व्यक्त है। तो कौन है, तो ये कौन है, तो ये देखेंगे। कह रहा है कि वो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन ये नहीं होगा, ये गलत दिया गया है, ये नहीं हो जाए। कह रहे हैं ना कि भवानी प्रसाद मिश्र के साहित्यिक व्यक्तित्व को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से में व्यक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कौन व्यक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र के साहित्यिक विकल्प को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कौन व्यक्त है, सहज गांधीवाद और जीवन सापेक्ष कवि माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सहज गांधीवादी और जीवन सापेक्ष कवि माने जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो गीत फरोश जानते हो, गीत फरोश, ये गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी ये दोनों भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है। बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। उसके बाद से 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रचना संबंधित भवानी प्रसाद मिश्र से सही नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रचना भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है, तो वो बताना है। देखिए कितनी नाव में कितनी बार, ये आगे की रचना है। और सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद, और बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कह रहे हैं कि भवानी भाई अवरमाना नाम से कौन साहित्य, तो कह रहा है कि भवानी भाई अवरमाना नाम से कौन साहित्यकार प्रसिद्ध है। भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद से 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। तो उन्होंने गांधीवादी जीवन मूल्यों को अपनी एक कविता में अभिव्यक्त किया। उन्होंने गांधीवादी जीवन के मूल्यों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया, ठीक है ना। उन्होंने गांधीवादी जीवन मूल्यों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य भाषा के संदर्भ में चरखे की सहजता किस ओर संकेत करती है। तो कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य भाषा के संदर्भ में चरखे की सहजता किस ओर संकेत करती है। तो ये सहज और स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करती है। चरखे की सहजता सहज और स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र की रचना का से सही नहीं है। तो गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या, ये भवानी प्रसाद, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की साहित्यिक चेतना के संदर्भ में गांधी का बेटा कथन मुख्यतः किस बात को रेखित करता है। तो ये गांधी का बेटा, गांधीवादी विचारों से उनका गहरा संबंध है ना। तो गांधी का बेटा किस बात की ओर साहित्यिक चेतना के संदर्भ में गांधी का बेटा, तो ये होता है गांधी विचारों से उनका गहरा संबंध देखने को मिलता है, इसलिए गांधी का बेटा कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य सार का सर्वाधिक सार्थक निष्कर्ष है। ये कह रहा है कि सहज मानवीय संवेदना और गांधीवादी जीवन दृष्टि। तो सहज भाषा और मानवीय संवेदना और गांधीवादी दृष्टि इससे मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। भवानी प्रसाद का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद से देखो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो 1917 हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हो जाएगा, मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर ग्वालियर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। तो मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या हो जाएगा, माधव,
माधोराव हो जाएगा। और मुक्ति बोध के माता का नाम पार्वती बाई, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि मुक्ति बोध का निधन कब हुआ था, तो ये 1964 में। जन्म कब हुआ था, 1917 में जन्म हुआ था, 1964 में मुक्ति बोध का मृत्यु हुआ। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मुक्ति बोध का काव्य संग्रह कौन सा है। चांद का मुँह टेढ़ा मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। उसके बाद चांद का मुँह टेढ़ा का प्रकाशन 1964 हो जाएगा। भूरी भूरी खाक धूल ये 1980 हो जाएगा। भूरी भूरी खाक धूल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका प्रकाशन बाद में हुआ। और भूरी भूरी खाक संबंध में कौन सा कथन सही है, इनका प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु उनमें संकलित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से पहले है। तो ये ना भूरी भूरी खाक धूल, इनके प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु इनमें संकलित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से पहले है, ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता है। मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता है तो अंधेरे में। मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता कौन सी हो जाएगा, अंधेरे में मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता। अंधेरे में कविता का पूर्ण प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में, आशंका के दीप अंधेरे में। कह रहा है कि अंधेरे में कविता के पूर्व नाम क्या हो जाए, आशंका के दीप अंधेरे में, ठीक है। कह रहा है कि ब्रह्म राक्षस किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये मुक्ति बोध का। ब्रह्म राक्षस किसकी, मुक्ति बोध की। कह रहा है ना कि ब्रह्म राक्षस किसकी प्रसिद्ध रचना है, मुक्ति बोध का। भूल गलती किस कवि की रचना है, भूल गलती किस कवि की रचना है, तो मुक्ति बोध की भूल गलती है। दिमागी गुहनथकार किस रचना से संबंधित है, तो ये दिमागी गुहनथकार इस रचना से, तो मुक्ति बोध से संबंधित हो जाएगा दिमागी। निम्न से कौन सा रचना मुक्ति बोध का नहीं है, तो मुक्ति ये कितनी नावों में कितने आगे का हो जाएगा, अंधेरे में और भूल गलती और ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध की रचना है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रभाकर माचवेन ने मुक्ति बोध की कविता को किस रूप में संबोधित किया, तो ये लावा के रूप में संबोधित किया। मुक्ति बोध ने कविता के किस रूप में संबोधित किया, तो लावा के रूप में। उसके बाद से कह रहा है मुक्ति बोध की कविता में स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा किस प्रकार से देखा गया है, तो ये इस्पाती ढांचा ये सामाजिक यथार्थ की कठोर अभिव्यक्ति के रूप में, सामाजिक यथार्थ की कठोर अभिव्यक्ति के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि नामवर सिंह ने मुक्ति बोध के काव्य को किस संज्ञा से अभिहित किया, तो ये निषेध का निषेध से। नामवर सिंह ने मुक्ति बोध के काव्य को किस संज्ञा से अभिहित किया, तो निषेध का निषेध से। उसके बाद से कह रहा है कि मुक्ति बोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, इंद्रिय बोध की कवि कहा जाता है मुक्ति बोध को, उनकी संवेदनात्मक तीव्रता से। उसके बाद से कह रहा है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। मुक्ति बोध ने भयानक खबरों का कवि, मुक्ति बोध को भयानक खबरों का कवि कहने का आशय क्या है। उनकी कविताओं में सामाजिक और संस्कृति संकटों की तीव्रता अभिव्यक्ति है। देखिए उनमें क्या है, उनकी जो कविता है ना, कविता में सामाजिक संस्कृति संकटों की तीव्र अभिव्यक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर मुक्ति बोध को हटेंसी का कवि कहा जाता है। मुक्ति बोध को हेटेंसी का कवि कहा जाता है। उन्होंने कल्पना को यथार्थ की गहरी अनुभूतियों से जोड़ा। उन्होंने कल्पना को यथार्थ को गहरी अनुभूतियों से जोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद से मुक्ति बोध ने फटेंसी को क्या कहा, अनुभव की कन्या कहा। कह रहा है कि मुक्ति बोध ने फटेंसी को क्या कहा, तो अनुभव की कन्या कहा। मुक्ति बोध ने फटेंसी को क्या कहा, अनुभव की कन्या कहा। उसके बाद से कह रहे हैं रामविलास शर्मा ने मुक्ति बोध की कविता को किस रूप में देखा, तो असुरक्षित जीवन की कविता के रूप में देखा। रामविलास शर्मा ने मुक्ति बोध की कविता को किस रूप में देखा, असुरक्षित जीवन की कविता के रूप में देखा। और उसके बाद से कह रहा है असुरक्षित जीवन की कविता किस आलोचक का कथन है, यह असुरक्षित जीवन की कविता किस आलोचक का कथन है, रामविलास शर्मा का है। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार मुक्ति बोध का काव्य है अद्भुत संकेतों से भरा हुआ।
सबसे अद्भुत संकेतों से भरा हुआ उनका काव्य है मुक्तिबोध का। और उसके बाद से गंगा प्रसाद विमल के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह है भीतरी संसार। वो क्या हो जाएगा, वो भीतरी संसार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को अस्मिता की खोज किस संदर्भ में की, तो अस्मिता की खोज किस संदर्भ में की, तो व्यक्ति की पहचान और आत्मचेतना के रूप में इसका किया था, अस्मिता की खोज किया गया था। नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को अस्मिता की खोज की थी, व्यक्ति की पहचान और आत्मचेतना की तलाश में। कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के काव्य को किससे संबंधित माना है, तो कि ये माने हैं अपराध भावों के अनुसंधान से, ठीक है ना। वो कह रहा है कि निर्मला जैन ने मुक्तिबोध के काव्य को किस संस्थान से अभिव्यक्त किया है, तो कह रहा है ना कि निर्मला जैन ने मुक्तिबोध के काव्य को किस संज्ञा से अभिहित माना है, तो अंतःस्थल का विप्लव से माना है, ठीक है ना। कह रहा है कि डॉक्टर रमेश कुंतल ने मुक्तिबोध को क्या कहा है, लोक जीवन का जासूस कहा है। तो डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने मुक्तिबोध को क्या कहा है, तो मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस क्या है, डॉक्टर रमेश डॉक्टर रमेश कुंतल मेष ने मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहा है। कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इंद्रनाथ मदना ने अंधेरे में कविता को क्या कहा है, अंधेरे में कविता को आत्मशोधन का अनुसंधान कहा है, ठीक है ना। इंद्रनाथ मदना ने अंधेरे में कविता को क्या कहा है, आत्मशोधन का अनुसंधान कहा है। नरेंद्र सिंह ने अंधेरे में कविता को किस रूप से संबोधित किया है, प्रकाश की किरण के रूप में संबोधित किया है, प्रकाश की किरण के रूप में। नरेंद्र सिंह ने अंधेरे में कविता को किस रूप में संबोधित किया है, तो प्रकाश की किरण के रूप में। उसके बाद से कह रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चांद का मुंह टेढ़ा कैसा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है, एक बड़े कलाकार के रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चांद का मुंह टेढ़ा कैसा है, एक बड़े कलाकार के स्केच बुक है, ठीक है ना। एक बड़े कलाकार के क्या है, स्केच बुक है। ये देखिए थोड़ा 52 नंबर देखिए, कह रहा है ना कि नरेंद्र सिंह, देखिए ये 82 नंबर कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह ने अंधेरे में कविता को किस रूप से संबोधित किया है, किस रूप से संबोधित किया, ये नहीं होगा। नरेंद्र सिंह ने अंधेरे में कविता को किस रूप से संबोधित किया है, तो रोशनी की चीख से संबोधित किया है, ठीक है ना। उसके बाद से रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चांद का मुंह टेढ़ा कैसा लगता है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार चांद का मुंह टेढ़ा कैसा लगता है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है कि मुक्तिबोध के काव्य प्रकृति में फैंटेसी का आधार है, तो 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या ये हो जाएगा, ये अनुभव का। कह रहा है ना कि यहाँ मुक्तिबोध के काव्य प्रकृति में फैंटेसी का आधार है, तो ये अनुभव का। उसके बाद से कह रहा है मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण स्वीकार किया है, तो मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण स्वीकार किए हैं, तो ये 3 अंग स्वीकार किए हैं। और उसके बाद से मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में पहला है, तो अनुभव का फैंटेसी में रूपांतरण, तो अनुभव का फैंटेसी में। तो कह रहा है ना कि मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में पहला है अनुभवों का फैंटेसी में रूपांतरण। उसके बाद से कह रहा है कि मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में दूसरा है फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। कह रहा है ना कि फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में दूसरा है फैंटेसी शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। उसके बाद से कह रहा है कि मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में तीसरा है और जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव, जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव का। मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों में तीसरा है जीवन का
उत्कट तीव्र अनुभव क्षण हो जाएगा। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से काला के 3 क्षणों का सही क्रम कौन सा है? तो ये काला क्या देखो, अनुभव का क्या हो जाएगा, अनुभव का फटेंसी में रूपांतरण पहला हो जाएगा, फटेंसी शब्दबद्ध होना और जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित सभी है, पर भाकर मचवे क्या हो जाएगा, लावा से संबंधित हो जाएंगे। नामवर सिंह निषेध का निषेध से संबंधित हो, निर्मल जैन अंतस्थ का विप्लव से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो ये सुमेलित कौन कौन सा है? रमेश कुंतल में कि लोक जीवन का जासूस लिखे हैं, लोक जीवन का जासूस ये रमेश कुंतल का है। इंद्रनाथ मदना आत्म संशोधन का अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। और नरेंद्र सिंह रोशनी चिक से संबंधित हो जाएगा, नरेंद्र सिंह रोशनी इससे हो जाएगा ना। ये इससे ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से इनमें कह रहा है ना कि ये विचार करना है, और कह रहा है कि अंधेरे का पूर्व नाम आशंका के दीप अंधेरे में था। अंधेरे में मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता है। इनमें आत्म संघर्ष और सामाजिक यथार्थ का गहरा संबंध दिखाई देने को मिलता है। देखिए, अंधेरे में का पूर्व नाम आशंका के दीप अंधेरे में था, ये ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि अंधेरे में मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता है, और इसमें आत्म संघर्ष और सामाजिक यथार्थ का गहरा संबंध दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है? चांद का मुँह टेढ़ा। निम्न में से कौन सी रचना मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है? ये चांद का मुँह टेढ़ा। कौन सी रचना मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है? चांद का मुँह टेढ़ा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सा कथन भूरी भूरी खाक धूल से संबंधित है। इसका प्रकाशन बाद में हुआ था, किंतु इनमें से संकलित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से पहले की है। कह रहे हैं ना कि देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूरी भूरी खाक धूल से संबंधित नहीं है? तो इनका प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु इनमें संकलित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से पहले हैं। इनका प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु इनमें से संकलित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से पहले हैं। क्रम बाद में, हाँ। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध के काव्य में भीतरी संसार की अवधारणा किस आलोचक के कथन है? तो ये हो जाएगा भीतरी संसार की अवधारणा। भीतरी संसार की गंगा प्रसाद विमल से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि अंतस्थ का विप्लव पद किस आलोचक ने मुक्ति बोध के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो निर्मला जैन से संबंधित हो जाएगा। अंतस्थ का विप्लव पद किस आलोचक ने मुक्ति बोध के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो निर्मला जैन से संबंधित हो जाएगा। अंतस्थ का विप्लव पद किस आलोचक ने मुक्ति बोध के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये निर्मला जैन से। निषेध कह रहा है कि निषेध का निषेध और अस्मिकता की खोज दोनों कथन किस आलोचक से संबंधित हो जाएगा? ये नामवर सिंह से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। निषेध का निषेध और अस्मिकता की खोज दोनों कथन किस आलोचक से संबंधित है? तो नामवर सिंह से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है मुक्ति बोध की काव्य दृष्टि फैसेंटी का संबंध किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुभव के रचनात्मक रूपांतरण से संबंधित है, ठीक है ना। मुक्ति बोध की काव्य दृष्टि फैसेंटी का अनुभव किससे संबंधित? अनुभव के रचनात्मक रूपांतरण से संबंधित हो जाएगा। मुक्ति बोध के साहित्य की केंद्रीय विशेषताओं को सर्वाधिक प्रयुक्त समूह कौन सा है? फटेंसी, आत्म संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और तीव्र संवेदना। ये कह रहा है ना कि मुक्ति बोध के केंद्रीय विशेषताओं का सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो फटेंसी हो जाएगा, आत्मसंघर्ष, सामाजिक यथार्थ और तीव्र संवेदना। मुक्ति बोध के काव्य व्यक्तित्व का सबसे सार्थक मूल्यांकन कौन सा है? तो वे आत्म संघर्ष, वह क्या हो जाएंगे? आत्म संघर्ष और सामाजिक यथार्थ, फैटेंसी और तीव्र संवेदनात्मक अनुभव के महत्व के कवि हो जाएंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1918 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म किस वर्ष हुआ?
तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म ये मुक्तिबोध का 1970 हो जाएगा। देखिए मुक्तिबोध का 1970 हो जाएगा। 1914 में भवानी प्रसाद का, मुक्तिबोध का 17 में, गिरजा कुमार माथुर को 1918 में इनका जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, गिरजा कुमार माथुर को 1918 में हो जाएगा। उसके बाद से गिरजा कुमार माथुर का जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। अशोकनगर मध्य प्रदेश में गिरजा कुमार माथुर का निधन 1900 कब हुआ था? 1994 में हुआ था निधन, और 1918 में इनका जन्म हुआ था। 1994 में मृत्यु हुआ था। कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है? तो मंजीर ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और तार सप्तक आगे का है, यमा माधवी वर्मा का कुरुक्षेत्र आगे का है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए धूप के धान, धुएं में ना धान गिर जाता है, धूप लगता है ना, धान गिर जाता है। तो धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर का है। शिला पंख चमकीला कोनो चीज़ रहता है वो भी गिर जाता है, शिला पंख चमकीला। और भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी में अगर कोई यात्रा करेगा तो निश्चित है कि गिर जाएगा। चांद का मुँह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध का है। ठीक है ना, तो यही सुमेलित नहीं है। नदी, भीतरी नदी की यात्रा, ये गिरजा कुमार का है। शिला पंख चमकीले, ये भी गिरजा कुमार से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से निम्नलिखित में से कह रहा है कि नाश और निर्माण किसकी रचना है? गिरजा कुमार। तो नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर से संबंधित हो जाएगा, नाश और निर्माण, है ना। और का निम्नलिखित कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है? शिला पंख चमकीला, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है? तो शिला पंख चमकीला गिरजा कुमार माथुर की है। कह रहा है कि छाया मत छूना मन किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो गिरजा कुमार। छाया मत छूना मन, ये किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर के छाया मत छूना। भीतरी नदी की यात्रा गिरजा कुमार माथुर का है। भीतरी नदी की यात्रा गिरजा कुमार माथुर का है। और साक्षी रहे वर्तमान गिरजा कुमार माथुर का है। साक्षी रहे वर्तमान गिरजा कुमार माथुर का है। पृथ्वी कल्प किस कवि की रचना है? तो पृथ्वी कल्प ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प। कल्पांतर का प्रकाशन 1983 में किया गया। कल्पांतर का प्रकाशन 1983 में किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि मुझे और अभी कहना। तो ये कह रहा है कि मुझे और अभी कहना, ये इसका प्रकाशन 1991 में हुआ था। कल्पांतर का प्रकाशन 1983 में हुआ था। ये स्टडी वाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह स्टडी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रतिदिन प्रेटी सेट पाने के लिए। चलते हैं आगे। कह रहा है गिरजा कुमार माथुर को सामान्यतः किस प्रकार के मिजाज का कवि कहा जाता है? तो ये रोमानी मिजाज का कहा जाता है। ठीक है ना। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं में प्रमुख रूप से किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो ये रोमांस और सौंदर्य लिप्सा का। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं में प्रमुख रूप से किसकी अभिव्यक्ति होती है? रोमांस और सौंदर्य लिपि का। और उसके बाद से कह रहा है ना, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं पर किस काव्य धारा की शैली का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है? तो ये छायावादी का। कह रहा है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं पर किस काव्य धारा की शैली का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है? तो ये छायावादी का। ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के अनुसार गिरजा कुमार माथुर की कविताओं पर निम्न में से किसकी छाप पाई जाती है? तो किसकी छाप पाई जाती है? शिव कुमार मिश्र के अनुसार गिरजा कुमार माथुर की कविताओं पर निम्न में से किसकी छाप पाई जाती है? तो ये निराशा। कह रहा है कि निराशा, विषाद, असफलता और रुग्णता। ठीक है ना। तो इसकी छाप। गिरजा कुमार माथुर ने कहीं कहीं किस छंद को तोड़कर नया छंद रूप प्रदान किया? तो सवैया। कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर ने कहीं कहीं किस छंद को तोड़कर नया छंद प्रदान किया? ये सवैया। ठीक है ना। कह रहा है कि हम होंगे कामयाब गीत के संदर्भ में सही कथन क्या हो जाएगा? तो हम होंगे, यह विल सेल ओवरकम का हिंदी रूपांतरण है ना। हम होंगे कामयाब गीत के संदर्भ में सही क्या?
यह विल सेल ओवर का हिंदी रूपांतरण हम होंगे कामयाब का रूपांतरण है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि विल सेल कम हिंदी रूपांतरण हम होंगे कामयाब, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ठीक है ना। वी कह रहा है कि वी सेल ओवर कम हम होंगे कामयाब, और गिरजा कुमार माथुर की रचना है। उसके बाद से कह रहा है गिरजा कुमार माथुर उत्तर प्रदेश, गिरजा कुमार माथुर मध्य प्रदेश के आकाशवाणी दूरदर्शन में किस पद पर रहे, तो उप महानिदेशक के रूप में रहे, है ना। ये गिरजा कुमार माथुर आकाशवाणी और दूरदर्शन में किस पद पर रहे, तो उप महानिदेशक के रूप में रहे। उसके बाद से गिरजा कुमार माथुर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो गिरजा कुमार माथुर ने ये गंगांचल पत्रिका का प्रकाशन किया। उसके बाद से गंगांचल के संपादन में किनका नाम संबंधित है, गिरजा कुमार माथुर का, गिरजा कुमार माथुर का गंगांचल में इनका नाम है। उसके बाद से कह रहे हैं गिरजा कुमार माथुर में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मैं वक्त के सामने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी गिरजा कुमार माथुर को मिला था। उसके बाद से मैं वक्त के सामने गिरजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में मिला था, ठीक है ना। और उसके बाद से 91 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है ये देखिए कल्पांतर 1991 से संबंधित हो जाएगा, कल्पांतर 1991। मुझे और भी कहना है 1983, मुझे और भी कहना है 1983, और मैं वक्त के सामने 1983 से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कल्पांतर 19 कब हो जाएगा, 1991। मुझे और भी कहना है 1983, मैं वक्त के सामने 1983 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। ये कल्पांतर 1983 नहीं हो जाएगा, मैं वक्त के सामने हो जाएगा ये वाला। उसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर। यहाँ पर कौन सा असुमेलित है, तो असुमेलित देखिए ये आंधा युग धर्मवीर भारती का है, तो ये असुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन हो जाएगा, मंजीरा गिरजा कुमार माथुर का है, धूप के थान ये गिरजा कुमार माथुर का है, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर का है। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से विचार कीजिए, कथनों पर हमें क्या करना है, कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है ना। कथनों पर विचार करना है। कह रहा है गिरजा कुमार माथुर रोमांसी मिजाज के कवि है, गिरजा कुमार माथुर ये रोमानी मिजाज के कवि है, ठीक है ना। और उनकी कह रहा है कि उनकी प्रारंभिक कविताओं पर छायावादी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, छायावादी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है उनकी प्रारंभिक कविताओं पर। उसके बाद से कह रहा है कि उनकी कविताओं में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति हुई है, ये सही हो जाएगा, रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति हुई है ये गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में। कह रहा है कि यहाँ पर कौन से कथनों पर सही विकल्प बताइए, कह रहा है कि कथनों पर सही विकल्प बताइए। कह रहा है ना उन्होंने कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर नया छंद रूप प्रदान किया, कहीं कहीं कह रहा है कि कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर नया छंद रूप प्रदान किया, ठीक है ना। उन्हें कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर नया छंद प्रदान किया। उसके बाद से हम लोग एक पेज और है। कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में रोमानी मिजाज और छायावादी प्रभाव का संबंध मुख्यतः किस पक्ष में होता है, उनकी प्रारंभिक काव्य रचनाओं में, है ना। उनकी प्रारंभिक काव्य रचनाओं में रोमानी मिजाज ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है ना। गिरजा कुमार माथुर कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविता में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति मिलती है, और उनकी प्रारंभिक कविताओं पर छायावादी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये इस वाला को देखिए, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक कविताओं में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति मिलती है, उनकी प्रारंभिक कविताओं में छायावादी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है आगे देखेंगे, कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर ने प्रारंभिक छंद विधा में प्रयोग किया, गिरजा कुमार माथुर ने प्रारंभिक छंद विधा में प्रयोग किया,
और उन्होंने कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर नया छंद प्रदान किया। देखिए गिरजा कुमार माथुर ने प्रारंभिक छंद विधान में प्रयोग किए, प्रारंभिक छंद विधान में प्रयोग किए और कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर नए छंद प्रदान किए। ये बात सही है, दोनों ए और आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद से कह रहा है गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं का सही मंजीर, मंजीर हो जाएगा धूप के धान और शिला पंख चमकीले और कल्पांतर इनकी रचनाओं का क्रम हो जाएगा। उसके बाद इधर है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह पूर्ण गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं का है। तो मंजीर, धूप के धान और कल्पांतर ये गिरजा कुमार माथुर का है। गिरजा कुमार माथुर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्हें कल्पांतर के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कह रहे हैं ना कि उन्हें कल्पांतर के लिए 1991 में साहित्य अकादमी उन्हें कल्पांतर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में दिया गया, ठीक है ना। साहित्य अकादमी गिरजा कुमार माथुर के कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में रचना और पुरस्कारों का सही युग्म संबंधित है। मैं वक्त के हूँ सामने है 1991, यही सही है, ठीक है ना। गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त का हूँ सामने, मैं वक्त का हूँ सामने, ठीक है ना यही। उसके बाद से कह रहे धर्मवीर भारती का जन्म 1900 कब हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद से धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था। धर्मवीर भारती का निधन 1997 में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म, धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था। तो धर्मवीर भारती का निधन कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था धर्मवीर भारती का निधन। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मोटिवेशन देने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ए स्टडी वालों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ए स्टडी वाले को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए स्टडी वाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।